एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। ट्विटर का विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस पर ट्विटर का हमला जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं के अकाउंट्स के बंद होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया गया है। गौरतलब है, दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़ितों की तस्वीर साझा करने के बाद ट्विटर ने न केवल राहुल गांधी का ट्वीट हटा दिया बल्कि उनके अकाउंट पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। अकाउंट बंद होने के बाद कांग्रेस ने कहा उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। बता दें, राहुल गांधी के ट्वीट के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग ने शिकायत की थी, जिसके बाद ट्विटर एक्शन में आया। दिल्ली कैंट के पुराना नांगल गांव में 9 साल की मासूम के साथ रेप व हत्या का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पड़ोस में रहने वाले 30 वर्षीय युवक ने मासूम को बहला फुसला कर एक खाली कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मासूम को जान से मारने की धमकी देते हुए किसी को कुछ ना बताने के लिए कहा। मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार को इसका पता चला और फिर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती है और इसको गंभीरता से नहीं लिया। इतना ही नहीं, घटना की जानकारी पाकर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी एलबीएस अस्पताल बच्ची का हाल जानने पहुंचे और उन्होंने भी पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। भारी बारिश के चलते वाराणसी में हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गंगा और यमुना का प्रवाह खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72.01 मीटर पर था, मगर इसमें 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे काशी में गंगा के प्रभाव का संकट मंडराने लगा है। मिर्जापुर जिले में हो रही बारिश ने स्थिति को और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है, जिससे जिले में बाढ़ की स्थिति और विकराल हो गई है। सदर तहसील के 220, चुनार तहसील के 184 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। संसद के मॉनसून सत्र के तय समय से पहले समाप्त होने के बाद केंद्र और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। आखिरी दिन की कार्यवाही को लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। भाजपा ने इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा, जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरकर कर रही हैं, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लॉबी में कांच का गेट तोड़ दिया गया, जिससे सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुए हैं, वो भी अस्पताल में हैं। ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, मगर जब सत्र चल रहा था कोरोना पर एक दिन भी चर्चा नहीं होने दी। सदन में मर्यादा का उल्लंघन किया गया, उसकी गरिमा को चोट पहुंचाई गई। इसके लिए सिर्फ सभापति वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि उस दिन लोकतंत्र की आंखें भी नम थीं। संसद के मॉनसून सत्र को तय समय से 2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। वहीं केंद्र को घेरने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे व कार्यालय में विपक्षी दलों की बैठक एक बार फिर आयोजित की गई। इसके साथ ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं ने
संसद में विजय चौक की ओर मार्च किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल रहे। राहुल गांधी ने मार्च के दौरान कहा, हम मीडिया से बात करने के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। संसद का सत्र समाप्त हो गया है। जहाँ तक देश के 60% हिस्से का सवाल है, संसद का कोई सत्र नहीं हुआ है। 60% देश की आवाज को कुचला गया, अपमानित किया गया और कल राज्यसभा में सांसदों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई गई। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा, प्राइवेट लोगों ने मार्शल की ड्रेस में आकर हमारे सांसदों पर हमला करने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिंह ने एक कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया, वर्तमान समय में 35 करोड़ छात्र स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 15 करोड़ बच्चे एजुकेशन सिस्टम से दूर हैं। देश में शिक्षा के क्षेत्र को और मजबूती के साथ बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, शिक्षा से वंचित 15 करोड़ बच्चों को वो एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो सके। बता दें, संसद ने पिछले दिनों केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया था। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है, सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, तृणमूल और द्रमुक समेत बहिर्गमन किए जाने के बीच राज्यसभा ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। इतना ही नहीं बल्कि इस विधेयक को लोकसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बार फिर भूस्खलन की घटना सामने आई। 16 दिन बाद पहाड़ गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। देर रात चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें मलबे को हटाकर टिपर, 2 कारों और एक सुमो को निकाल लिया गया है। भावनगर से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी के पास यात्रियों से भरी HRTC बस, टिपर, 2 कारों, सुमो और अखबार की गाड़ियों पर चट्टानें गिर गईं। घटना में अभी भी 40 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मलबे से निकाल लिया गया है। ड्रोन की मदद से भी बस को खोजा गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सेना, ITBP की 3 बटालियनों के 200 जवान, NDRF और पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन पहाड़ से पत्थर गिरने से रेस्क्यू अभियान में परेशानी आ रही है। कोरोना महामारी को नियंत्रण में करने के लिए हर देश में अलग अलग योजना अपनाई जा रही है। वहीं भारत के विकेंद्रित व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका देखने को मिल रही है। पंचायतों द्वारा असंगठित क्षेत्रों के लोगों को आइसोलेशन, महामारी, टीकाकरण के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। महामारी के ग्रामीण स्तर तक फैलने पर पंचायतों द्वारा मजदूरों का आंकड़ा एकत्रित करने, मनरेगा के माध्यम से स्थानीय रोजगार देने जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने, जिसमें मुफ्त राशन वितरण और संक्रमितों या बाहर से आने वालों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था करने, साफ सफाई तक की अहम भूमिका रही। अनेक राज्यों ने तो स्थानीय स्वशासन के सहयोग से संक्रमण को कार्य योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर नियंत्रित किया है। देश में शक्तियों के विकेंद्रीकरण और संघवाद का सबसे नायाब उदाहरण है। विभिन्न राज्यों में मॉनसून सक्रिय नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते कई राज्य बाढ़ का संकट झेल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी में लोगों को बारिश का इंतजार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 14 अगस्त तक यूपी, बिहार में भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा सहित दक्षिण के तमिलनाडु और केरल के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से 12% कम बारिश हुई है। बंगाल में कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असम व मेघालय में 13 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं हिमाचल में 15 अगस्त तक बारिश का दौर बना रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अभी भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,576 मामले सामने आए हैं। भारत में रिकवरी रेट में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 39,125 लोगों ने महामारी को मात दी है और 491 लोगों ने
संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही महामारी से ग्रस्त होने वालों की संख्या 3.20 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं 3.12 करोड़ लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 4.29 लाख से ज्यादा लोगों ने महामारी से अपनी जंग हार गए। वहीं देश में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 3.82 लाख से ज्यादा है।